नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पंचकुला में बहुत सारे युवा साथी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जगाने के लिए धरने पे बैठे हैं। धरने पे उनको सैकड़ों दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री तो दूर, चौकीदार भी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इन युवाओं की सिर्फ एक मांग है कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में रोजगार दीजिए। ये युवा एलिजिबल हैं, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनको एक साजिश के तहत एक क्राइटेरिया बना के जॉब से बाहर रख रही है। और जितने नौकरी लग रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग हरियाणा से बाहर के राज्यों के हैं। जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की जाती है तो वो पूरा दम लगाकर इस बात को दोहराते हैं कि वो हरियाणा से बाहर के युवाओं को रोज़गार जरूर देंगे, क्योंकि हरियाणा के युवा बाहर रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कितने हरियाणा प्रदेश के युवा बाहर के राज्यों में नौकरियां लग रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कितने लग रहे हैं ये सब आप हर लिस्ट के साथ देख सकते हैं। ना युवाओं की पुकार सुन रहे, ना हरियाणा के प्रबुद्ध लोगों की बात सुन रहे, और HPSC के जो चेयरमैन हैं वो हरियाणा सरकार की सह पे ये सारा खेल खुल्लम खुल्ला चला रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही 3 प्रमुख ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे इन भर्ती मामलों से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि ये OBC समाज से संबंधित रखते हैं, लेकिन ये OBC के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं क्या नहीं, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ OBC ब्रिगेड के अध्यक्ष राजेंद्र तंवर जी साथ हैं भिवानी से। एक युवा साथी हैं जस्सू, जिनको आप पहले भी हमारे चैनल पे देख चुके हैं। वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, लेकिन 35% के क्राइटेरिया में वो नहीं आए, और आज वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ हैं। समाज के और इस मामले से शुरुआत से साथ में जुड़े हुए कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। और आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, और कल एक OBC का बहुत बड़ा प्रदर्शन पंचकुला में होने जा रहा है, उसके लेके इनके क्या पक्ष हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक पक्ष सरकारी पक्ष है जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दे देते हैं। वो साइकिल पे सुखना लेक पे सैर के लिए चले जाते हैं, लेकिन साइकिल पर सवार होकर वो HPSC के सामने धरना दे रहे युवाओं से मिलने का उनके पास समय नहीं है। तो ये 2 तरह के हरियाणा हैं। एक हरियाणा हमारे साथ बैठा है जो पीड़ित है, और एक हरियाणा वो है जो सत्ता में है और साइकिल पे सैर कर रहा है। तंवर साहब, बहुत साल हो गए आपको देखते देखते, संघर्ष कर रहे हो आप लगातार। एक आमतौर पे एक धारणा है कि हरियाणा में OBC समाज बहुत खुश है, क्योंकि OBC समाज से हमारे नायब सैनी जी आते हैं। लेकिन आप युवाओं के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि ये OBC का हित ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये मामला गड़बड़ कैसे हुआ है? OBC मुख्यमंत्री है और OBC के युवाओं का हक मार लिया जाए, ऐसा कैसे संभव है? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले 2021 में HCS की भर्तियाँ निकली थी। 61 पोस्टों पे इन्होंने पास किए थे बच्चे। 100 पोस्टें थी वैसे, लेकिन 61 भर्ती की थी। उस 61 में जो हमारा आरक्षण बनता था OBC का, वो 10 सीटों का बनता था। इन्होंने सिर्फ 4 सीटें दी और 6 सीट हमारी खाली छोड़ करके खा गई। अच्छा, ठीक है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब। उसके बाद ADO की पोस्ट निकली। ADO की पोस्टों में सिर्फ 50 पोस्टें भरी गई और बाकी सारी की सारी खाली छोड़ दी गई। वो लड़के आज भी कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। और उसमें जो आरक्षण था OBC का या SC का, वो सारा का सारा वो लोग खा गए। एक भी भर्ती उन्होंने SC की ना बच्चों की ना BC के बच्चों की। ठीक, अब जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली बात है या PGT वाली बात है, जुडिशरी वाली बात है, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। जुडिशरी में 5 जज हमारे OBC के लगने हैं आरक्षण के हिसाब से। तो आरक्षण वैसे तो नहीं है, लेकिन मेरिट में आए हुए हैं बच्चे। लेकिन उनको ये कह करके कि अलग कर दिया गया नौकरियों से कि आपका सर्टिफिकेट 1 महीने पुराना है, जबकि सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो साल में एक ही बार एक फाइनेंशियल ईयर के बनती है। ये कह रहे हैं कि हमें तो उस टेंटेटिव डेट का सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ जब आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उसके बीच का सर्टिफिकेट चाहिए। ये कैसे संभव है? अब बताओ, वहाँ उस टाइम ये सर्वर डाउन कर देते हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट बनते नहीं, और ना उसके बाद का मानते ना उसके पहले का मानते। तो हम कैसे मान लें कि ये OBC मुख्यमंत्री है और OBC का भला करेगा? अभी सर एक पुलिस की भर्ती निकली है 5500 के करीब,
उसमें जो इन्होंने आरक्षण का जो मतलब है ना, उसकी हत्या कर दी है बिल्कुल। क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ लिस्ट है वो 52% की है, और जो एससी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 59% की है, और ओबीसी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 69% की है। ऐसे कैसे? पता पता नहीं कैसे किया है इन्होंने, अब ये तो यही जाने। और जो ईडब्ल्यूएस की है वो 71% की है। तो फिर आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण को तो खा गए ये लोग, फिर आरक्षण का मतलब क्या है? फिर कैसे मान ले कि ये हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री है? सर चलते नहीं बिल्कुल भी इसकी। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताऊं। पीछे वो मार्केटिंग बोर्ड के वो बनाए थे चेयरमैन, ठीक है, 138 पोस्टें थी सारी की सारी। उस 138 पोस्ट में ये BCA कैटेगरी जो है, जो हरियाणा में 24% है, उसका एक भी बंदा इन्होंने वो चेयरमैन नहीं बनाया। एक बनाया था हिसार का, वो 3 से 4 दिन के बाद वापस कर दिया। अच्छा। तो कैसे मान ले सर, जब हमारा शासन में हिस्सा नहीं, प्रशासन में हिस्सा नहीं, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे, तो हम कैसे मान ले कि ये हमारा भला करेगा? लेकिन वो तो दिखाते हैं कि उनसे कोई भी आके कभी भी मिल सकता है, दिन रात वो फोटो खिंचवाते हैं। मैं तो रात के 12 बजे भी लोगों से, तो कोई आप लोग मिले नहीं उनसे इसको लेकर? 60 बार हमारे बच्चे उनसे मिल लिए जी, 60 बार। उनके रजिस्टर में हमारी वो है एंट्री है। और 20 बार इससे ज़्यादा हम रणवीर गंगवा से मिल लिए, 15-20 बार रामचंद्र जांगड़ा से मिल लिए, आरती राव से मिल लिए, राव नरवीर से मिल लिए, शिक्षा मंत्री ढांडा से मिल लिए, और आपका ये कृष्ण बेदिया से मिल लिए। कोई सुनवाई नहीं करता जी। एससी और ओबीसी दोनों पीड़ित हैं सर। 2750 पोस्टें हैं सर, जो क्लास 1 और क्लास 2 की हैं, एससी और बीसी की। 1482 बच्चे तो हैं ओबीसी के, और 1250 बच्चे हैं एससी के। ये देख लो, 2750 पोस्ट ऐसी हैं जो हमारे बच्चे अधिकारी लगने थे, जिन्होंने आगे समाज के लिए काम करना था, लेकिन उनको कोई ना कोई बाधा लगा करके आज उनको हटाया जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रहे हैं, और हरियाणा में बाहर के युवा नौकरी लगें तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? हमें तकलीफ इसलिए हो रही है सर, उसी बात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साहब ये भी कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे बहुत मेरिटोरियस हैं, यूपीएससी में भी लग रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर लग रहे हैं। तो हम ये मुख्यमंत्री साहब से उस टाइम किसी पत्रकार साथी ने पूछा नहीं, और हमें ये मौका है नहीं, आपके थ्रू ये मौका मिला है, तो ये बात मैं ही पूछना चाह रहा हूँ कि जब हरियाणा के बच्चे इतने मेरिटोरियस हैं, यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा? हरियाणा में फेल हो जाते हैं। हरियाणा में हमें फेल किया जा रहा है। हम मतलब हरियाणा में जो पोस्ट हैं वो खाली रह रही हैं। हरियाणा का बच्चा बाहर जाके तो जो पोस्ट है बाहर की पोस्टों में भी मतलब लिस्ट में आ रहा है, लेकिन हरियाणा की जो भर्ती हो रही है उसमें खाली। अभी साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, 85 में से सिर्फ 3 बच्चे लगे। पूरे देश से बच्चों ने अप्लाई किया होगा, इनको 85 बच्चे भी नहीं मिले। हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली में 613 में से सिर्फ 145 मिले थे। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का रिजल्ट आया, मतलब इतना बुरा हाल है। एमडी यूनिवर्सिटी में एक लड़का, उसका डिपार्टमेंट में इतना चर्चा था कि यूनिवर्सिटी में से किसी का होगा तो इसका होगा। उसने 5 साल उस सब्जेक्ट को दिए और पता चला कि उसका नहीं हुआ। वो आज भी आप जाओगे, आपको अपने कमरे के अंदर मिलेगा बंद, बाहर नहीं मिलेगा आपको। 15 दिन से ज़्यादा हो चुके रिजल्ट आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ के, 20 दिन के आसपास हो गए, वो आज भी आपको कमरे में बंद मिलेगा। वो मैं जब उससे मिला, मैंने उससे कहा कि यार दोस्त हिम्मत मत हार, जब हम मेहनत करते हैं, हमने 5 साल में कुछ चीज़ कमाई और उसको कोई छीन के भाग जाए तो हम क्या करेंगे? पीछे भागेंगे उसके? एक बार तो अपना पूरा दमखम लगाएंगे। तो सरकार ने हमारे हिस्से की नौकरी छीन ली, तो एक बार तो अपना दमखम लगाओ, 1-1.5 महीना तो लड़ो, पता चले हरियाणा को कि भी हाँ हमारा कुछ छिना है। उस लड़के ने सर, जिसने नेट किया, जेआरएफ किया, पीएचडी में एडमिशन लिया, पीएचडी जिसकी होने वाली है, उसने अपनी लाइन बदल ली। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनसे हमारी बात होती है, हम फ़ोन करते हैं, बोला भाई मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। तो जिन बच्चे जो बच्चे रिसर्चर थे, पीएचडी कर रहे थे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइन बदल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि वो लाइन बदल रहे हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा, और क्राइसिस ओवरऑल चल रहा है। और पूरे देश में क्राइसिस, पूरे देश में। दूसरा, जो मुख्यमंत्री साहब जिस बात का जवाब नहीं दे रहे, जिस बात पे कभी नहीं बोलते, वो बात है कि एससीबीसी की पोस्ट खाली क्यों रह रही है। 35% के क्राइटेरिया को, उसका मैं हैरान हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, वो भी ये सवाल नहीं पूछते। वो भी ये सवाल नहीं पूछते। हमारा विपक्ष भी इस पे बहुत कम बोलता है। मतलब पूरा ही मैनेज्ड है सारी चीजें। हाँ, मतलब ये एक मुद्दा ये है कि जो नैरेटिव में है कि हरियाणा से बाहर के बच्चे ज्यादा लग रहे हैं, जैसे आपने बोला, ठीक ये है, लेकिन उससे पहला मुद्दा ये है कि हमारी पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। उसके बाद ये है कि जो थोड़े बहुत लगते हैं उसमें हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं,
उसके बाद ये भी है कि SC/BC की पोस्ट बिल्कुल 10% भी नहीं भरी जा रही, उसमें इंक्लूडिंग EWS। तो ये SC समाज के नेता नहीं बोल रहे कोई? SC का मतलब एक सामाजिक सच्चाई है, बहुत कड़वी है, और हमें भी बहुत हैरानी होती है। हम लगभग जितने भी अलग अलग दलित नेता सबसे मिले हैं, खासकर जब एक दिक्कत क्या हरियाणा में, जब आप बाई चांस आप किसी SC से ऐसे से मिले जिसकी कास्ट चमार है, तो वो इस बात पे खुश है कि DSC ले थे, इन्हें ले लिया DSC, ये लग जाएंगे, अब यही बोलेंगे। अच्छा, उनके बीच विभाजन? हाँ, उनके बीच विभाजन है। और बाई चांस आप किसी ऐसे साथी से मिल लिए जिसकी कैटेगरी DSC है, वो ये कहेंगे कि ये पढ़ के लागे थे भैया, ये कहते हैं कि हम पढ़ के लगते हैं, लग लो पढ़ गए। दुखी सब हैं, पर सब एक दूसरे के दुख को देख के खुश हो रहे हैं। हम जब गांव में जा रहे थे अभी, अंकल जी और ने, मतलब हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं अंकल जी का कि इन्होंने ऐसे टाइम पे मोर्चा संभाला जिस टाइम पे हरियाणा कोई भी सामाजिक संगठन मजबूती से आगे आ नहीं रहा था, सब डरे हुए थे। तो इन्होंने कहा भाई हम 25 अप्रैल से गांव-गांव जाएंगे, यात्रा शुरू करेंगे और 20 मई को HPSC का घेराव करेंगे। तो इनके साथ हम गांव में गए, तो हमें हमारे गांव और भी नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो हम पर्चे, अंकल जी जब जहाँ मीटिंग कर रहे होते थे, बात कर रहे थे, हम पर्चे बांटते हुए पूरे गाँव में जाते थे और हम सबके पास जाते थे, कोई किसी भी जाति का है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि बाई चांस हमें कोई जाट मिल गया गाँव में, अब वो क्या कहते हैं, यार बना लो मुख्यमंत्री, क्यों दुखी हो रहे हो? तो भाई तुम्हारा ही मुख्यमंत्री है, तुम ही कह रहे हो OBC के बच्चे नहीं लगे, क्यों दुखी हो घूम रहे हो? तो मैंने एक जगह पूछ लिया कि जी बच्चा आपके बच्चे ने दे रखा था, बोला थोड़ा तो मेरा भी रह रहा है, पर मैं तो इस राज्य होगी, थारे भी आँख हो रही है। दुख उनके घर पे भी है, दुखी मैं भी हूँ। अब वो खुश किस बात पे हो रहा है कि ये भी दुखी है, सब दुखी हैं एक दूसरे के दुख को देख। आप जब से धरने पे बैठे हो, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया, कोई बातचीत हुई है किसी से? नहीं, वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना, बिल्कुल सच कह रहे थे कि हमारे पास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तो सरकार की तरफ से एक चौकीदार भी नहीं आया। हाँ, हमें समझाने के लिए या उसको आप हैरेस करने के लिए, डराने के लिए, या कुछ नहीं होने वाला, वो जो प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाती है पुलिस प्रशासन की, उसके लोग जरूर आते रहते हैं बीच बीच में। जसविंदर, आप खुद एक OBC समाज से आते हो, तो OBC समाज के लोग आपको कहते नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ आप? बिल्कुल कहते हैं, और शुरू में तो ज़्यादा कहते थे, उनको लगता था ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमें भी सच्ची है सर, जब हम लास्ट टाइम मिले तो हमने सिर्फ इंग्लिश पे चर्चा की थी, पूरी सारी चर्चा। जब हम धरने पे बैठे तो हमें पता चला कि ये तो 2021 से चल रहा है। ADO में आज बिल्कुल आज मेरे को पता चला, एक तोसाम के पास से हमारे पास फोन आया कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो रखा था। 605 पोस्ट थी ADO की, सिर्फ 50 बच्चे लगे थे सर, 50 बच्चे पास हुए थे सिर्फ। उन 50 में से भी 4 बच्चे OBC के ऐसे हैं जिनका इन्होंने सिलेक्शन नहीं दिया। क्या कह के सिलेक्शन नहीं दिया कि आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है उस टाइम पीरियड का, और सरकार हमें OBC मानने से मना कर रही है। मतलब कि ऐसा शायद पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री OBC हैं इतिहास में, और ये भी शायद पहली बार होगा कि हरियाणा के OBC को OBC नहीं माना जा रहा। मतलब हम बार बार प्रूफ दे रहे हैं कि हम OBC हैं, लेकिन HPSC चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि आप OBC नहीं हो। लेकिन वोट के टाइम पे मेरी माँ का गोद भी पता आएगा कोई ना कोई मंत्री, भाई तेरी माँ मेरे गोद की थी, वोट दियो। ये जितने भी हमारे BJP के OBC नेता हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी की सोनीपत इलेक्शन में ड्यूटी लगा रखी थी, कहाँ ड्यूटी लगी हुई थी उनकी, खाती हो गए मोहल्ले में, जाके उनसे बात करनी है। रणवीर गंगवा जी की ड्यूटी लगेगी, कहाँ ड्यूटी लगेगी, जहाँ को मारो घर ज़्यादा होंगे। जब वोट डालनी होती है तो ऐसे करते हैं, और जब हमें नौकरी देनी है तो ये करें कि आप OBC नहीं। और इसमें भी दुख की बात क्या है सर, जो कल क्या हुआ, कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया, जो अंकल जी बता रहे हैं OBC सर्टिफिकेट वाला इशू। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा फेसबुक पे वीडियो डाली कि हमने BCA और BCB के PGT अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी। राहत कितनी दी जी? 474 बच्चे लगने थे। 474 बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, उनमें से 25 बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे। कामेड़ साहब जी, BJP जब वोट लेती है तो उसका सीधा कास्ट और रिलीजन, 2 चीज़ों पे वो वोट लेती है। अब हरियाणा के लोग, OBC समाज के लोग खासकर खुश थे कि OBC समाज से मुख्यमंत्री आया है, किसी न किसी समाज से मुख्यमंत्री आना ही था। लेकिन ये जो नौकरियों के नाम पे जो हरियाणा का हक है जो युवाओं का, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे जर्नल हो, उस पर इतना बड़ा विश्वासघात ये हो रहा है और कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। अब ये थोड़ी बहुत मुहिम ये OBC ब्रिगेड वाले ने इन्होंने चलाई है, लेकिन ये क्या हमारे सामाजिक संतुलन को ख़राब नहीं कर रहा हरियाणा के? देखिए, बात ये है कि ये जो नौजवान साथी रख रहे हैं और जो राजेंद्र भाई ने बताया
ये जो सारा मसला है पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये सिरे से एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसके भीतर की एक एक चीज़ को आप कहीं 35% को, कहीं पर आप मतलब एंट्रेंस टेस्ट को, कहीं इंटरव्यू को, कहीं आर्थिक स्थिति का सर्टिफिकेट, किसी एक चीज़ को उठाएंगे ना तो एक चीज़ जो सिरे से और बुनियादी रूप से गलत है उसके भीतर कोई अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ सकते आप। ये एक पक्ष तो है। दूसरा ये है कि ये पूरे हरियाणा की जनता, जिसका कोई नौजवान बच्चा रोजगार की तलाश में है चाहे नहीं है, मतलब सवाल उन्हीं तक नहीं है, ये केवल ये हरियाणा समाज एकमुश्त तौर पर इससे बहुत ही खराब ढंग से प्रभावित होने लग रहा है। और ये ऐसी समझ लो जो अपने यहाँ एक मिसाल कहते हैं गांव में कि भाई बाढ़ खेत न खाने लग जाए, ये बाढ़ खेत को खा रही है। कोई भी चीज़ नियमानुसार नहीं है। और ये जो समुदायों की आप बात कर रहे हैं, अब देखिए वाल्मीकि समुदाय, वो मतलब समाज में जिस तरीके का ये ढांचा बना हुआ है अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था का, वो सबसे निचली पैड़ी के ऊपर है। आज भी दलितों में भी अछूत की दशा के अंदर खड़ा है आज़ादी के इतने सालों के बाद। और वो सफाई कर्मचारी का जो काम करता है वो कितना मुश्किल काम है आज के दौर में, जिसके अंदर कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं हो रही। सीवर खोलने के लिए भी भीतर डुबकी लगानी पड़ती है। ये 21वीं सदी की सबसे एक शर्मनाक दशा हम इसको कह सकते हैं। उनको 15 दिन हड़ताल करनी पड़ी और वो तो गर्मी में भुगत ही रहे थे, पूरा समाज भी भुगत रहा था। मतलब कूड़े के ढेर के ऊपर हरियाणा खड़ा था, आप ये लगा लो। 15 दिन के बाद उनसे बातचीत की ना, तो शुरू में भी तो कर सकते, क्योंकि नोटिस तो उन्होंने 2 महीने पहले दे दिया था। 2 महीने पहले नोटिस पहले ही दिन क्यों नहीं किया? और वहाँ तक नहीं रुकी हुई है ये बात, अभी भी उनको आश्वासन है। और उन्होंने कहा है अगर ये आश्वासन ये लागू नहीं की, वो अदालत के निर्णय हैं। और आज के दिन जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे हैं। अब उनसे भी बात नहीं की जा रही है। तो ये जो कह रहे हैं कि कोई बात करने के लिए वहाँ नहीं गया, बच्चे कितने दिन से वहाँ पे बैठे हैं। और वो अगर मान लो किसी से मिलना भी चाहते हैं ना, तो एक रिवायत पड़ गई है यहाँ, आप प्रदर्शन करेंगे और वो अगर बहुत मेहरबान होंगे तो एक तारीख दे देंगे आपको कि आप 20 तारीख को या आप 30 तारीख को 11 बजे मतलब मुख्यमंत्री जी के दर्शन करने आ सकते हैं। आप या तो दर्शन करने जाइए और दर्शन ही वो देते हैं, या दूसरा ये है कि आप कुछ भी देते रहो ज्ञापन, खैरात मांगने के लिए आ जाओ बस। आप जब जाते हैं तो अधिकार की बात ना करो, खैरात मांगो। अब यहाँ जो बात हो रही है अधिकार की, नौजवान तो अधिकार की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, मुझे आपकी बात पे हंसी आई जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चे बाहर लग रहे हैं, बहुत मेरिटोरियस है। तो उस मेरिट को यहाँ कौन पूछ रहा है ये तो बता दो। वो हरियाणा के बच्चे मेरिट से बाहर तो नौकरी मिल जाती है, हरियाणा में नहीं मिलती। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हीं मेरिटोरियस बच्चों को हरियाणा में क्यों नहीं मिल रही है। और मैट्रिक, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी, एमफिल और नेट 4 बार के रिसर्च पेपर, ये सब किए हुए उस मेरिट का कोई अर्थ नहीं है। आप ऐसी बात कोई सोच सकता है कि केवल एक पेपर में मेरिट करके दिखाओ और उस सारी जिंदगी का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको मतलब डस्टबिन के अंदर फाड़ के फेंक दो। कितना बड़ा अन्याय खुद में। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि भीतर की और बाहर की बात चल रही है। जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं
क्या नाम है पता नहीं, आलोक वर्मा। आलोक वर्मा। वो बाहर के ही हैं जी, वो भी। हाँ हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर वो इतने काबिल हैं इस पद के ऊपर बैठने के लायक कि उससे काबिल हरियाणा में कोई बंदा ही नहीं है, आप इस बात को सिद्ध कर दो। हम सब चलेंगे, माला डालेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सिद्ध कर दो कि क्या काबिलियत है, और ये सिद्ध कर दो कि और कोई भी नहीं है हरियाणा में। अब मुझे एक बात याद आती है, एक हमारी बेटी जो उम्मीदवार थी जॉब के लिए, उसने मीडिया के सामने ये कह दिया कि एक ही पेपर बना दो, कोई निष्पक्ष लोग आके, और वो आलोक वर्मा जी को भी दे दो वो पेपर, और मेरे को भी दे दो, पास पास बिठा दो। अगर मेरे कम नंबर आ गए आलोक वर्मा से तो मैं अपनी दरखास्त उठा लूँगी नौकरी की, और उसके कम आ जाएं तो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब इससे बड़ी चुनौती देने के बाद किसी बंदे का कितना नैतिक साहस रह जाता होगा उस पद पे बैठने का, जो जज और शिक्षकों की और अध्यापकों की, प्रोफेसरों की, बड़े बड़े अफसरों की नियुक्ति करते हैं। उनकी अपना दायरा ये है कि वो अपमान कर रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं अपमान कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं आता है तुमको। मुख्यमंत्री तो मेरिटोरियस बता रहे हैं, वो तो कह रहे कुछ भी नहीं आता। एक बात। नंबर 2, हम भीतर बाहर की कोई सिद्धांतिक रूप से फर्क नहीं करते, हमारा पूरा देश एक है, कोई कहीं से भी जॉब ले सकता, हमारा बच्चा भी ले सकता। लेकिन जो सिलेक्शन हुए हैं ना, उन सिलेक्शंस की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दो, किस तरीके से हुए हैं उसका पता चल जाएगा। तो ये तो ना पूरा का पूरा एक फर्जीवाड़ा है, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में तो इसलिए ज़्यादा घातक है कि बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के सिलेक्शन वहाँ से होते हैं जिनके हाथ में शासन प्रशासन और शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। वरना पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो हेरा फेरी है, कुल मिला के सिस्टम भी इसी तरह चलाया जा रहा है इस शासन के अंदर। बाकी भी मसलों पे मुझे किसान सभा का आंदोलन का पता कि जो बाढ़ आई थी उसके अंदर 31 लाख एकड़ भूमि, मतलब जलमग्न खड़ी फसल, और सरकार ने 1,20,000 ही माना उसमें से। और आप अंदाज़ा लगाइए, मैं पहले भी शायद आपको बताया होगा, ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें पूरी फसल डूब गई और वहाँ पर 25% नुकसान दिखा दिया फसल का। ये हो सकता है क्या 6 महीने तक सारे जलमग्न रहा हो, जहाँ 25% नुकसान, वहाँ तो तिनका भी नहीं था। अब ये जो इस तरीके से खिलवाड़ हो रही है लोगों के साथ, जो एक बात वो कह रहे हैं, आप उसके ऊपर अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन फार्म भरा है और जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है, उसके बीच के पीरियड का इकोनॉमिक सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं सर, फार्म जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई है, एडवर्टाइजमेंट हुई और फार्म भरने की आखिरी तारीख, हाँ ठीक बात, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई और फार्म भरने की आखिरी तारीख के बीच आपकी आर्थिक दशा कितनी को ऊपर चली गई होगी, क्योंकि विश्व गुरु है ना, इतना भयंकर रूप से तरक्की कर रहा है देश, तो उसी बीच का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा अमीर ना हो गए। ये बात केवल ओबीसी पर ही लागू नहीं है, क्रीमी लेयर को लेके ये कल कुछ बोला है इस पे भी वो लागू है वो चीज़। और जैसे हम जिस टाइम पे वो कहते हैं ना कि आपका नुकसान हुआ है, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे लिखो पहले, फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति के ऊपर लिखो, उसके बाद जब वहाँ आप जाते हैं मंडी के अंदर तो आपका फोटो उतरेगा ट्रैक्टर के ऊपर बाकायदा नंबर लगा के, और उसके बाद आपका गुट्ठा लगेगा। अब अंगूठे तो घस चुके लगा के बैंकों में, तो बायोमेट्रिक आप क्या करेंगे उनके साथी। और जब आखिर में आता है तो फ्रॉड पकड़ा जाता है, कणक का भी और चावल का भी, पैडी का। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये जो फर्जीवाड़ा, अब तो अदालत ने भी कह दिया 35% का कोई मतलब नहीं है। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश जितने भी, उनका उल्लंघन है मुकम्मल तौर पर।
तो आप कैसे बैठ सकते हैं उस कुर्सी पे? चेयरमैन के खिलाफ तो स्ट्रिक्चर है जी, बाकायदा जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, बहुत ही गंभीर स्ट्रिक्चर है, आक्षेप है वो, उसके बाद उनको ऑटोमेटिक इस्तीफा दे देना जसविंदर, चाहिए। ये जो लोग ज्वाइन कराए हैं, क्या इनके भी आपके पास कोई फोन्स आए हैं? क्या ये भी संशय में है उस के बाद? इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ तो हमारे दोस्त भी हैं सर। अच्छा। और जो जिसमें जो 145 सिलेक्शन है उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको हम पर्सनली जानते हो, सच में इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं। और एक चीज़ हम हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से हमारी डिमांड ये रही थी कि भैया हम 35% क्राइटेरिया को हटाओ, आप 2 गुना को बुलाओ और ये भर्ती पूरी करो। ठीक है। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया जिस इन्होंने भर्ती को ही कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हमें शुरू दिन जिस दिन ये आया फैसला, मैं उस दिन एक बार तो माथा बैठ गया वो मतलब यो करा वही काम क्यों। उसके बाद मैंने जस्ट एकदम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, मेरे पास बहुत सारे पत्रकारों के फ़ोन आए बधाई देने वालों के, वो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और मैं हर किसी को यही सफाई देता रहा कि हम भर्ती रुकवाना नहीं चाह रहे थे, हम भर्ती पूरी करवाना चाह रहे थे। बधाई किस चीज़ की, हमारी तो हार होगी। बोले यार कुछ तो हुआ, हार कैसे होगी? मैं हार इसलिए होगी अब जो सिलेक्टेड थे वो हमें गाली देंगे, और वो गाली सरकार को नहीं देंगे, आप लोगों को देंगे, हमें देंगे, क्योंकि उसको तो नौकरी मिल गई बेचारे। हाँ, क्योंकि जैसे अभी इंग्लिश में क्या है, मैं कल ही मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी, मैंने भी वो वीडियो देखी, वो कह रहे सर कि 63 बच्चे तो हरियाणा के थे, अब बच्चे हुए 151 में से वो कह रहे 63 बच्चे तो हरियाणा के थे। तो ठीक है, 63 बच्चे हरियाणा के थे, 145 जितने भी थे, मतलब 6 बच्चे इन्होंने डीवी के टाइम पे निकाल दिए थे, 145 बच्चे थे। जब भी कोई प्रशासन का आदमी हमारे पास आया, हमने उनको यही कहा कि आप 145 को बेसिक ज्वाइनिंग दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती पूरी कर दो। उसके अलावा हमारी जो CWP थी, जिस CWP नंबर में मेरा नाम है 2042, उस CWP नंबर में भी हमने डिमांड नहीं रखी थी। हमारी पहली डिमांड ये थी कि आप ये जो आपने रिजल्ट निकाला है 2 दिसंबर को 2025 को, इस रिजल्ट को क्वेश करके 35% को हटा के 2 गुना का रिजल्ट जारी करो और इस भर्ती को पूरी करो। लेकिन ये भर्ती सरकार भी चाह रही थी लटके, और कोर्ट ने इस काम को, मतलब कोर्ट के थ्रू भी इस काम को हो गया। अब जो प्रबुद्धजन है हरियाणा के, वो भी कह रहे हैं कि यार ठीक तो कर दिया कोर्ट ने, ये UGC रेगुलेशंस के खिलाफ था मामला और ये सब पे जाना चाहिए। और जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो उनके दिमाग में परेशानी है, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं। वो तो कुदरती बात है, वो कानूनी लड़ाई, वो बहुत नेचुरल बीच में हो गया। हाँ, वो बहुत नेचुरल है, मगर मैं उनकी जगह पे होता तो मेरे को भी इतना गुस्सा आता सर, क्योंकि हो कह रहा है वो लोगों की डिमांड नहीं, नहीं, ये हमारी डिमांड नहीं थी। 4 रिट थी टोटल जो कोर्ट में गई। जो रिट मैं बता रहा हूँ, बाकी रिट में क्या था मेरे को नहीं पता, जो रिट मैं बता रहा हूँ 2042 नंबर है उसका, बटा 2026। हमारी जो एडवोकेट थी, एडवोकेट अंजलि सोरान, हम उसमें 9 लोग हैं, मेरा नाम उसी रिट में है सिर्फ। उसकी पहली डिमांड ये है कि जो 2 दिसंबर को रिजल्ट आया है, इसके बजाय आप 35% को हटा के टॉप के 2 गुना को बुलाओ और भर्ती पूरी होनी चाहिए। क्योंकि हमें उस टाइम सिर्फ हमारी भर्ती का पता था, हमें नहीं पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में क्या हुआ जिस टाइम हम कोर्ट कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है, डिफेंस का हमें पता था, केमिस्ट्री का हमें पता था, बॉटनी का पता था, फिलोसफी का पता था, मास कम्युनिकेशन का पता था। उसके बाद ये मैथमेटिक्स में क्या करने वाले हैं इसका भी हमें अंदेशा था। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स वालों के साथ क्या हुआ सर, वो चेयरमैन साहब से मिलने गए जब उनका प्री का रिजल्ट आया, और उन्होंने कहा कि सर ये क्या कर दिया आपने प्री में ही सर, कि इसमें तो 300 बच्चे ही पास नहीं होंगे। बोला अच्छा 300 बच्चे पास हो जाएंगे? चेयरमैन साहब के वर्ड देंगे, बोला 300 बच्चे पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ये ड्रॉर देख रहे हो सामने, ऑफिस में बैठे थे वहाँ ड्रॉर था सर, बोले इसमें मेंस रखा, तुम्हें मेंस में देखूंगा। मतलब कि चेयरमैन साहब हरियाणा वासियों को देख रहे हैं कि मैं तुम्हें देखूंगा, और वो हमें देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बीच में, ये वास्तव में मैंने शुरुआत भी वहीं से की थी, ये पूरे हरियाणा की जनता का मुद्दा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने इतनी गर्मी में जिस तरीके से, मैं इनकी यात्रा में 1-2 जगह जा गया, और इतनी मेहनत करके उन्होंने, क्योंकि ये जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वो वास्तव में साधनहीन तबके हैं, और ये जितने दिन से उसको कर रहे हैं, मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ इन साथियों का जिन्होंने इस मसले को उठाया है। लेकिन अब तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए ना उनके पीछे, कल भी जरूर उनको जाना चाहिए जब ये वहाँ पे जा रहे हैं। तंवर साहब, जब आपने यात्रा शुरू की, गांव में जाना शुरू किया, तो किस किस तरह के लोग आपको आपके इस समाज से मिले सरकार को लेके? क्योंकि नेचुरल से कई लोगों ने आपको लताड़ा भी होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई,
हमारे लोगों को वास्तव में पता ही नहीं है कि ये कहानी क्या है। अच्छा। जब हम लोग उनको समझा रहे थे ना, तब उनके थोड़ी बात समझ में आई। अच्छा। और ये HPSC का जो चेयरमैन है सर, ये तो इतना भद्दा मजाक करता है हमारी बहन बेटियों के साथ। एक पल्लवी नाम की लड़की है फरीदाबाद से, पल्लवी जांगड़ा, वो हाँ फतेहाबाद से, उसका ओवरऑल 3rd रैंकिंग है मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में। वो लड़की 3-4 लड़कियों को लेकर के साथ SPSC कार्यालय में गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का बच्चा जनरल की कट ऑफ लिस्ट से ऊपर आता है तो उसको जनरल में काउंट किया जाए जी। ठीक है। वो कहा सर मैं BC हूँ, आप मेरे को BC में नहीं दे रहे, ना दो, आप मेरे को जनरल में काउंट कर दो। तो कहा BC को तो हमने उड़ा दिया, BC को तो हमने उड़ा दिया। कहाँ से उड़ाया बेटा? वो लड़की रोने लग गई। आपके आंसुओं के मेरे दिल में जगह नहीं है, ये बताओ आपको कहाँ से उड़ाया? हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से उड़ाया। ये हाँ जी, आलोक वर्मा के वर्ड हैं ये। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहता है कि SC-BC की बातें ना करो मेरे से। अच्छा। हाँ, तो अब किससे बात करें हम, बताओ? वोट जब हमारे लिए हैं मुख्यमंत्री ने, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है DSC समाज ने और OBC समाज ने, तो बर्बाद किससे करें हम, ये बताओ? हमारे साथ तो सर बहुत बुरा हो रहा है, और हम अब ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। या तो इन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको जी, हमारा ग्रुप डी में लग गया छोरा, ग्रुप सी में। हाँ मिले हैं सर ऐसे। हमारे एक्चुअल में क्या है कि हमारे आदमी सिर्फ ग्रुप C और ग्रुप D में ही जाके खुश हैं, वो उससे आगे उन ऑफिसर की नौकरी चाहिए नहीं उनको। हकीकत तो यही है, और ना ही उनको पता है, ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश क्यों नहीं है जी, उतनी अवेयर नहीं है। ये हमने पूछा, बोला जी उन सरकारों में तुम्हारे ये भी कौन लगते थे, पीछे की जो सरकारों में तुम्हारे ये भी कौन लगते थे। इन्होंने क्या किया सर, पहले जो डिपार्टमेंट वाइज भर्ती कर लिया करते थे ग्रुप D की, अब इन्होंने वो भर्ती को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने से ये हुआ कि पहले पता नहीं चलता था अभी किस डिपार्टमेंट में कितने आदमी लगे, अब पता चल जा रहा है कितने संख्या ज़्यादा दिख जाती है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। कल वहाँ कम से कम 1,500 हज़ार आदमी इकट्ठा होगा पंचकुला में, और हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कामरेड जी हमारे साथ हैं, युवाओं का हमें सहयोग है, और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे। जसविंदर, ये मुझे लग रहा था कि आप लोग धरने पे बैठोगे, 10-5 दिन में कोई आपको बुला लेगा, सेटिस्फाई करा देंगे, भाई सरकार का यही तो काम है। लेकिन ये इतने दिन हो गए, कोई मतलब जो भी नहीं रहेंगे किसी के। कमाल की बात है सर। एक ना बहुत कड़वा सच ये है, खासकर जो वो कहते हैं आपको जो जगह दे रखी है वो बिल्कुल कूड़ा करकट में दे रखी। मैं कह रहा हूँ सर, आप जाओगे ना, आप अभी एक मक्खी थी, हम सारे उसको निकाल रहे थे, वहाँ पे मक्खियों के झुंड है। आप वहाँ पे 1 घंटा बैठना आपके लिए मौत हो जाएगा, और वहाँ पे हमने दिन रात गुजारे। ऐसा नहीं है हमारे घर वाले, मतलब हो सकता है हम इतने अमीर घरों से ना हो, लेकिन मेरे घर वालों के लिए मैं उतना ही राजा बेटा हूँ जितना किसी और के लिए कोई और किसी और का बेटा बेटी होंगे। हम भी जितने बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। दूसरा, हमें मीटिंग हुई हमारी खुल्लर साहब के साथ। खुल्लर साहब को शायद सारा हरियाणा जानता है, और सारे हरियाणा को पता होना चाहिए, क्योंकि वही सुपर CM है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमें हंसते हुए दिखते हैं, वो हंसने के लिए ही रखे हुए इन्होंने। मतलब ये मैं बहुत दुखी हो गया बोल रहा हूँ सर। मतलब इतने सारे मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से खुद मिलने के बाद मेरे को ये बात, मतलब इस बात को मैं इंटरलाइज कर चुका हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के राजेश खुल्लर जी हैं, या फिर आज भी खट्टर साहब हैं, और जिनको ये आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि OBC मुख्यमंत्री बना दिया, OBC मुख्यमंत्री बना दिया, वो एक भ्रम ही है। नहीं तो जो एक बेटी को बोला ना चेयरमैन साहब ने, OBC मुख्यमंत्री है, और एक OBC बेटी को चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने OBC को तो उड़ा दिया। उसके अलावा खुल्लर साहब ने हमें 2-3 ऑफर दिए अलग अलग टाइम पे। अच्छा। एक ऑफर उन्होंने ये दिया कि जो PGT कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आना था सर, PGT कंप्यूटर साइंस की 1711 पोस्ट थी, 1711 में से सिर्फ 39 बच्चे पास किए थे। उसमें SC, BC, EWS सब 0, सारी पोस्ट खाली रख ली गई। तो उनको ये था कि अगर ये मुद्दा रिजल्ट आएगा जिस दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुला लिया, उसमें PGT कंप्यूटर साइंस के भी कुछ साथी थे और हम भी थे। उन्होंने हमें ऑफर दिया कि हम ना ये एडवर्टीजमेंट दोबारा निकाल देते हैं, 35% का क्राइटेरिया भी नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, और हम 2 गुना को बुलाएंगे, चाहे हम काले चोर न बुलाओ। ये शब्द थे सर उनके, चाहे हम काले चोर न बुलाओ, हम 2 गुना को बुलाएंगे। हम उस टाइम तो लग रहा था कि वे शायद ये करेंगे, लेकिन हुआ क्या हकीकत में, PGT कंप्यूटर साइंस वालों को रिजल्ट आते ही उसके 2 घंटे बाद उनकी एडवर्टीजमेंट आई, सब कुछ सेम।
35% का क्राइटेरिया भी वहीं का वही, और सब्जेक्टिव भी वहीं का वहीं। अब उनका प्री हुआ है सर 17 तारीख को। अगर वो जो प्री हुआ ना, उसके बाद फिर परेशान है बच्चे कि हमें धोखा मिल गया, वो पेपर उस हिसाब से उन्होंने फिर वही डिजाइन कर दिया। कहते एआई से बनाया गया। हाँ, वही कर दिया सर उन्होंने, बिल्कुल कोई इस बात पे पूरे नहीं उतरेंगे। बनवाते हैं ये कह के ऐसा पेपर बना दो कि कोई उसको पास ना कर सके, और मार्किंग मार्किंग बिहार से होती है सर। अच्छा। हाँ, एक मार्किंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे कोई भी मान लिया अपने पास बुक है, अभी तक क्या होता था, जो इवैल्यूएशन होती थी, टीचर के पास आंसर शीट जाएगी, वो आंसर शीट पे मार्क्स लिखेंगे, यही होता था इवैल्यूएशन का सिस्टम, यही है सर। जो बच्चे BA MA का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी यही है। लेकिन HPSC क्या करती है, वो फिजिकल कॉपी नहीं देती इवैल्यूएटर को, वो इवैल्यूएटर के पास या तो PDF भेजती है या फोटो भेजती है, या इवैल्यूएटर को जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन वो इवैल्यूएशन सेंटर बनाया होता है वहाँ पे बुला लेते हैं, सामने स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे PDF होती है, वो उस PDF पे मार्क्स देते हैं, डिजिटल मार्क्स देते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत होती है सर कि आपने PDF मेरे पास भेज दी, मैंने डिजिटल मार्क्स लगा के आपके पास वापस भेज दिए, ओरिजिनल PDF किसके पास है? HPSC के पास है, आपके पास है, जिसने मेरे पास भेजी सेंटर के पास है। वो उस PDF में एडिटिंग हो सकती है और हमें वही दिखाते हैं, सिर्फ उसमें कहाँ क्या गलती है कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं होता उसमें, नंबरों की फिर कर तो जिसको ये ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है फिर? ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। और इस मुद्दे को लेके हमने चेयरमैन साहब को ये भी कहा कि आपको अगर ये लगता है कि भाई, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना जब 4 दिसंबर को बच्चे मिलने गए, उनको ये बोला कि आप कोई बात नहीं, फेल हो जाते हैं, एक्सेप्ट करो, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती, आपको लिखना नहीं सिखाया गया। तो कैंडिडेट्स ने उनको ये बोला था कि सर अगर हमने अच्छा नहीं लिखा तो आप हमारी आंसर शीट्स की PDF अपलोड कर दो वेबसाइट पे, सारा हरियाणा देखे, बिल्कुल सारे हरियाणा को पता चले कि बच्चे निकम्मे हैं, इन्होंने 35% लायक लिखा ही नहीं कर रहे हो। मैं अब उसको उससे मना कर दिया, कह देते हैं कि इसको करेंगे, आंसर शीट RTI में ले सकते हैं, वो भी नहीं देते, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, हम आपको आंसर शीट भी नहीं दे सकते, उससे मना कर दिया उन्होंने। और जब ये सारी बातें कैसे भी करके मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचती हैं, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि मुख्यमंत्री साहब का रिएक्शन क्या है। मीटिंग करनी है तो नहीं, मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्लियर है भाई। वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कह देते हैं कि हरियाणा में पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिलती हैं और मिलती रहेंगी, और हरियाणा के युवा इतने टैलेंटेड हैं कि बाहर नौकरियां लग रहे हैं, तो बाहर के युवा अगर हरियाणा में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कहते हैं। ये जो नीट का हुआ अभी, उनसे आज तक जी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप पद खाली क्यों छोड़ रहे हो। हाँ, उनसे आज तक किसी ने ये भी सवाल नहीं पूछा कि OBC और SC की सीटें खाली क्यों रह रही हैं। Not found कोई एक suitable. पत्रकार चंडीगढ़ का इतना जिगर वाला नहीं है जिसने ये सवाल पूछा उनसे। नॉट फाउंड सूटेबल। हाँ, NFS तो यूनिवर्सिटीज में चलाया जी इन्होंने। हाँ, ये एक अलग खेल है। नहीं मैं कह रहा हूँ नीट का जो हुआ है, वो तो डॉक्टर बनते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड है। जो लोग पेपर सेट करने वाले हैं वो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, वही लीक करते हैं। और उन्हीं ने लीक करवाया है। लीक क्या बेचे हैं, मतलब आपका नाम राशि है, मिनिस्टर सर, इस्तीफा ही नहीं कल दिया। हमारे साथ एक और फ्रॉड हुआ। हाँ जी। हमने SDM की परमिशन ले रखी है 15 दिन पहले, और SDM की परमिशन लेने के बाद वहाँ टेंट वगैरह जो है ना हम लगा सकते हैं। उन्होंने कहा ना तो हमको आपको टेंट लगाने देंगे, ना आपको हम कुर्सी लगाने देंगे, ना आपको हम साउंड लगाने देंगे, आप कुछ भी, मतलब सब बातों से मना कर दिया उन्होंने, और ना ही हम आपको इस धरना स्थल से बाहर निकलने देंगे। जब हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन बच्चों के समर्थन में कर रहे हैं, हरियाणा बचाने के समर्थन में कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा तानाशाही रवैया क्यों अपना रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप OBC सरकार के खिलाफ हो। OBC सरकार में किसी को बोलने का अधिकार नहीं। सर, हो सकता है कुछ लोग डर के मारे ना बोलते हों, लेकिन हमें तो डर नहीं है कोई भी। हम तो खुल के जो है ना इसका खिलाफत करेंगे, और आने वाले इलेक्शन में इसका मजा भी सिखाएंगे इनको। जसविंदर, ओवरऑल एक्सपीरियंस एक बार सम अप कर दो। आपको क्या लगता है ये जो आप लोगों की जर्नी है, आप इसको धरना प्रदर्शन से लेके यात्राओं में आ गए, गाँव में चले गए, आपने खूब अपनी तरफ से सारे बाणे बजा के देख लिए हैं, अब ये आपका OBC का प्रदर्शन है, इसका कहाँ एंड कहाँ होना है इस चीज़ का? इसका एंड सर, अभी तक सरकार झुकी है। कल जो हुआ ना, मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की कि हम 25 बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे, वो सिर्फ सर्टिफिकेट वाला मामला है। या ये जो इन्होंने भर्ती कैंसिल की, ये इनकी एक चाल है, हमें पता है। भर्ती इन्होंने कैंसिल क्यों की, ये बच्चे आपस में लड़े,
या फिर ये इसी बात में खुश हो जाए, घर पे जाके बैठ जाए। ना तो हमने आपस में लड़ना। हमें पता है जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनमें से कुछ बच्चे हमें गालियाँ देंगे, सब कुछ करेंगे, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, उन पे हमें कोई नाराज़गी नहीं। तो उनमें से कुछ की रिएक्शन आनी है। हमें ये भी पता है कि इन्होंने भर्ती कैंसिल करके ये कोशिश की थी उठ के वापस चले जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला। अब या तो ये भर्ती पूरी करेंगे या फिर हम ऐसे ही लगे रहेंगे, और ऐसे ही लगे रहने से इनको नुकसान होगा जी बहुत ज़्यादा। उस नुकसान को भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। जिस दिन हमने ये तय किया था हम धरना जाके देंगे, जैसे आपको ये लग रहा था कि 5-10 दिन में शायद मामला मान जाए, मतलब सुलझ जाएगा। बच्चे बेचारे कितने दिन बैठेंगे, तैयारी भी करनी है, नौकरी का सब कुछ करना है। एक सेक्शन ऐसा था जिसको ये लगता था 5-10 दिन ही बैठ पाएंगे, उसके बाद बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज कम से कम हरियाणा के जो एक्टिव लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव कह लो, सोशली एक्टिव कह लो, या थोड़े अवेयर कह लो, जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बातों को लेकर जागरूक रहते हैं, सबको ये पता चल चुका है कि ये कोई मुद्दा है। अब हम गांव में गए, हमें ये लगता था गांव के लोगों को पता है कि मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारी गलतफहमी दूर होगी। गांव के लोगों को नहीं पता, वो है सोशल मीडिया की एल्गोरिदम की वजह से। क्योंकि जिसने एक बार सुबह भजन सुन लिए दो, तो पूरा दिन यूट्यूब उसको भजन ही सुनाएगी। जिसने हमारी वीडियो देख ली सुबह दो, तो उसको यूट्यूब हमारी वीडियो दिखाएगी, वो उसके एल्गोरिदम की वजह से है। लेकिन हम गाँव में गए हैं। इसके बाद एक यात्रा और शुरू होने वाली। अच्छा, इसके बाद एक यात्रा और शुरू होगी। अभी ओबीसी ब्रिगेड की थी यात्रा, इसके बाद यात्रा शुरू होगी डीएससी समाज की। अच्छा, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सरकार तैयार रहे। हमें पता है कि ये लड़ाई आज के दिन में 21st सेंचुरी में लड़ाई नैरेटिव्स में लड़ी जाएगी, डिस्कोर्स में लड़ी जाएगी, और हम डिस्कोर्स में ही लड़ेंगे। और वो यात्रा भी ऐसे ही गांव-गांव जाएगी, अलग गांव में जाएगी। जिन गांव में हम गए उससे अलग। वो भी साइकिल पे। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सुझाव, आपका धन्यवाद, ये हम करेंगे बिल्कुल। लेकिन उनके पीछे गाड़ी चलती है वीडियो भरने के लिए, हमारा चालान काटने के लिए। हमने विधानसभा घेराव, साइकिल का तो कोई चालान भी नहीं है। 20 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव की कॉल दी थी सर। हम जहाँ इकट्ठा होना था वहाँ इकट्ठा होने से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ साथी मटका चौक से, मतलब हमें क्यों गिरफ्तार कर लिया है, कुछ नए साथी थे, वो मटका चौक से उल्टी दिशा में हो गए, उनको पता नहीं था कि विधानसभा किस तरफ है। तो एक साथी है गुरमेल, वो एक्टिव से, उन्होंने बताया विधानसभा उस तरफ है। तो विधानसभा की तरफ 101 मीटर गए होंगे सर, पुलिस ने उठा के उनको डाल लिया। अब वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, अब दूसरा एक्सपीरियंस कल होने वाला है। और उसके बाद अंकल जी और अभी सर भी डिस्कस कर रहे थे कि इस मुद्दे पे क्या किया जाए। एक तो डीएससी वाली यात्रा सुने, उसके बाद हम जितने भी विधायक हैं, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, विपक्ष वालों को हम ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। विधायक उद्योग वहां से निकलता है वो आपके पास, बीजेपी का, कांग्रेस का? अरे सर, विपक्ष का भी नहीं आया हमारे पास। क्यों नहीं आया? आप मतलब पहली बात तो ये लड़ाई मतलब जो हमारा विपक्ष है उसने और समाज ने लड़नी थी या बच्चों ने लड़नी थी? जिन बच्चों को रिसर्च करनी थी सर, वो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा विपक्ष इतना लड़ाई लड़नी थी, वो घर बैठे हैं, वो लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। 8 तारीख वाली बात। तो विपक्ष को है ना सर, मेरे को मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हमें जो करूर सरकार मिली और निकम्मा विपक्ष मिला और डरपोक जनता मिली। विपक्ष ने हमारे मुद्दे पे हमारा साथ दिया, मैं ये नहीं कह रहा साथ नहीं दिया। उन्होंने 17 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 MP थे, 4-5 MLA भी थे, और विधानसभा में 2 घंटे इसी मुद्दे पे बहस हुई। लेकिन उसके बाद सो गए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद तब जाके जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, और उसका भी उनको लग रहा है कि जीत होगी। हम कह रहे हैं कि सर हमारी जीत नहीं हुई है, ये तो हमारे और ज्यादा खेल खराब हो गया और लंबा मामला अटक गया। कल प्रदर्शन किया सर। हाँ ठीक था सर, उससे मुद्दा हाईलाइट हुआ, मुद्दा और ज्यादा जनता तक पहुंचा। और कल जो प्रदर्शन है हमारा 20 मई को, वो प्रदर्शन और बड़ा प्रदर्शन हुआ। तंवर साहब, जैसे जसविंदर कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री को सिर्फ हंसने के लिए बैठा रखा है, क्या आप मतलब सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं जी। वो खुद ये कह रहा है कि जब मैं चपरासी के बदले नहीं कर सकता, जो किसी थर्ड आदमी ने कहा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूँ। सर अब ये डमी पढ़ाना नहीं तो और क्या है? हमारे बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो उसका ये प्रोटोकॉल है कि साल में एक ही बार आपको मनवाना पड़ेगा, और पिछले साल की इनकम के आधार पर बनेगा। और जो बच्चे उनको दे रहे हैं उनको मान नहीं रहे, तो और क्या है ये? और उनकी समझ में नहीं आ रही। और उसने SPSC ने एक बात और कही सर, कि मेरे पास मुख्यमंत्री का फोन आया है, देखो मैंने उठाया नहीं। इससे बुरी बात बताओ आप क्या हो सकती है? HPSC चेयरमैन? हाँ, HPSC चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास मुख्यमंत्री का फोन आया, मैंने उठाया नहीं। और हम खुल्लर साहब से जिस दिन मिलने गए हुए थे, खुल्लर साहब ने फोन किया, चेयरमैन साहब मीटिंग में थे तो भी उठाया। आप फर्क देखो दोनों। अब हम सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या जो मंत्री हैं, पहले मंत्रियों का फिर विधायकों का घेराव करेंगे। और उसके बाद एक पूरे हरियाणा के जितने भी जन संगठन हैं
चाहे वो किसी बिरादरी का हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। सबकी एक महापंचायत जो ना हम करने चाह रहे हैं, महापंचायत करोगे? महापंचायत करेंगे। और डीएससी समाज की यात्रा भी निकलेगी। हाँ सर। कामरेड साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कल अखबार में पढ़ रहा था HPSC, हेरा फेरी सिलेक्शन कमीशन, ये बनता है। एक तो इसको दुरुस्त करने के लिए चेयरमैन तुरंत प्रभाव से बर्खास्त तो गवर्नर साहब कर सकते हैं। ये अक्टूबर में, वैसे अक्टूबर तक, और मतलब लेकिन अक्टूबर तक तो ये तो काफी- सरकार की पॉलिसी है वैसे। हाँ, और ये इसमें ये दूसरा ऐसा ही आएगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब इसका पुनर्गठन करने की जरूरत है, न केवल ट्रांसपेरेंट हो, रेशनलिटी पर भी बेस्ड हो वास्तव में, और जो एकेडमिक मेरिट है उसकी भी उसके अंदर रोल महत्वपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और ये अगर इस तरीके से नहीं करेंगे, सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई, तो ये जो कॉकरोच है ना, अब यही इलाज करेंगे इनका, ये पक्की बात है। हाँ, ये भी सर हमें कॉकरोच भी कहा जा रहा है। दोस्तों, ये इस वहम में मत रहिएगा कि किसी समाज का अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है तो वो संपूर्ण समाज का भला करने की हिम्मत रखता हो। ये सिर्फ एक खुशफहमी है, और इन खुशफहमियों को छोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश का जो युवा है वो ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए रख रखा है इन्होंने। बाकी ये लोग सामने बैठे हैं, पंचकुला बैठे हैं, आप इनका पता कर सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि युवाओं को युवाओं से ही लड़वाने के लिए कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं जिनमें इन बच्चों में आपस में फ्रैक्शन डाला जाए और इनकी लड़ाई हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओबीसी के नेता क्या कहते हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं, युवा क्या कहते हैं, ये सब सामने है। कोई और मीडिया ये चीज़ें दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना कोई टीआरपी है, ना इसमें कोई फ़ायदा है, ना इसमें सरकार की कोई प्रशंसा है। लेकिन अगर आंखें खोल के देखनी है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो निष्पक्ष भाव से चीज़ों को देखना सीखना पड़ेगा। इसलिए अगर ये युवा आपको लगता हो कि ठीक रास्ते में है तो इनका साथ दीजिए, और आपको अगर लगता है कि ये गलत रास्ते में है तो इनको जाके समझाइए। पर ये पंचकुला में एक कूड़ा करकट डालने वाली जगह पे इनको बैठा रखा है, ये एक शर्मनाक बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।